हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 सेट नंबर 2। ठीक है ना। तो इसमें अब तक हम आपको इसकी 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। 2 वीडियो। आज इसका हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि इसकी अब तक हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका सेक्शन ए। क्या चल रहा है? सेक्शन ए। और आज आपका सेक्शन ए समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके हम, यानी कि 7 और 8 मार्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यदि हम ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं तो वीडियो का काफ़ी लंबा हो जाता है और जिसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपका सिलेबस भी समझ में आ जाए, आपका जो कोर्स हो वो भी समझ में आ जाए। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें बताया जाएगा आपका सेंट्रल आइडिया के बारे में और आपका फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी हमारी और जिसमें चल रहा था हमारा, क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर। क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर चल रहा है आपका दूसरा और पार्ट चलेगा आपका तीसरा। कौन सा पार्ट चलेगा? तीसरा। अब तक हम इसके यानी कि सेट नंबर 2 के 2 पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और हम आज कौन सा पार्ट करेंगे? तीसरा पार्ट। ठीक है ना। तो आज हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को, और चल रहा है आपका सेक्शन ए। क्या चल रहा है? सेक्शन ए। और आज आपका सेक्शन ए जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और फिर अगली वीडियो में आएगा सेक्शन बी। क्योंकि समझना तो वैसे सेक्शन बी का होता है, लेकिन हम इसको भी समझा देते हैं। यदि हम इसको नहीं बताएंगे तो फिर तुम इसके प्रति लापरवाह हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें पूरा तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ आपको बताएंगे जिससे कि आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, यानी कि इसमें हमने शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा हम आपको अनसॉल्व पेपर से पढ़ के बताते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि जो निम्नलिखित कविताएं दी हुई हैं उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इस समय आपकी जो कविताएं दी हुई हैं वो कौन कौन सी है, इसको देख लेते हैं। तो इस समय आपकी दी हुई है कविता जो है कौन कौन सी है? ला विल डाम सन्स मर्सी, यानी कि बिना दया की औरत, और ये वाली जो पोएम है आपके सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, तो इसे आपको नहीं देखना है। आगे आता है ए लेमेंट। क्या आता है? ए लेमेंट, जिसका मतलब होता है ए विलाप या रोना या दुखी होना, ऐसा है। यानी कि इस पोएम बताया गया है कि कभी जो है अब वो बूढ़ा हो चुका है तो वो अपनी जवानी के बारे में सोचता है और बहुत ही दुखी होता है कि अब मेरी जवानी लौट के नहीं आएगी, कुछ दिन बाद क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊंगा और कुछ दिन बाद मैं मर जाऊंगा। यानी ऐसे विचार उसके दिमाग में आते हैं। तो उन बातों को सोचकर क्या है, कभी जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस पोएम में ऐसा कुछ बताया गया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? सेंट्रल आइडिया लिखना है और सेंट्रल आइडिया इसका हम आपको पहले बता चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और हमने आपको लिखवाया था बढ़िया तरह से, और हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। लेकिन आज हम, यानी कि इस वीडियो में हम इन दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, केवल हम एक को ही डिफाइन करेंगे। किस वाले को? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसे किसने लिखा है? इसे पीबी शैली ने लिखा है। आपका किसने लिखा है? पीबी शैली ने इसको लिखा है। बहुत ही अच्छा लिखा है और हो सकता है कि सन 2021 में आपको एग्जाम में ये देखने को मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लोगे। ठीक है ना। किसमें से? जो हम आपको पहले वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं और हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे। जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लिया है तो वो उसमें जाके देख सकते हैं, और बाकी सब स्टूडेंट किस पे देखेंगे? वीडियोज़ में देख सकते हैं, दोबारा से जाके प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और हमने इसमें डिस्कस कौन सा किया? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि उसके अंधे होने पर,
जब कवि अंधा हो जाता है तो इसमें उस बारे में वर्णन किया गया है। तो इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। बहुत ही अच्छा लिखा है। तो एग्जाम में आपका ये भी आ सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखोगे और समझोगे। तो कौन सा है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है? सेंट्रल आइडिया। तो देखते हैं इन दिस पोइम, यानी कि इस कविता में। कौन सी कविता में? ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता में द पोइट इज वेरी सैड। कवि जो है क्या है? बहुत ज़्यादा दुखी है। बिकॉज मिस, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी खो चुकी है। आई मीन वह अंधा हो चुका है, इसलिए क्या है? कवि बहुत ज़्यादा दुखी है। ही थिंक्स, वह सोचता है। दैट, मिस क्या होता है? की होता है। देखो आप थोड़ा सा हिंदी कर सकते हो, क्योंकि हम स्टोरी में आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं और आप थोड़ा थोड़ा उसको सीख सकते हो बना बना के। तो और एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपकी समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब ही विल नॉट बी एबल टू यूज हिज पोएटिक क्वालिटीज, यानी कि वह अपना जो कवित्व गुण है उसका प्रयोग नहीं कर सकता है या उसका प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। इन द सर्विस ऑफ गॉड, किसकी? भगवान की सेवा के लिए, यानी भगवान की सेवा वो नहीं कर सकता है। बट लेकिन ही रियलाइज, वह इस बात को महसूस करता है या वह इस बात को मान लेता है, सून, जल्दी ही मान लेता है, दैट की गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क, यानी कि भगवान के लिए मनुष्य के कार्य और हिज गिफ्ट, मनुष्य के कार्य या उसके उपहारों की आवश्यकता भगवान को नहीं है। कौन जान लेता है? मनुष्य को इस बात का पता चल जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, द सैडनेस, यानी कि कष्ट या परेशानी या दुख कह सकते हो, दुख एंड सफरिंग और कष्ट, दुख और कष्ट ऑफ द लाइफ, किसके? जीवन के। दुख और कष्ट ऑफ द लाइफ, जीवन के दुख और कष्ट आर गिवन, दिए जाते हैं, टू अस, यानी कि हमारे लिए। यानी कि जीवन में कष्ट और परेशानियां और दुख हमारे लिए दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? बाय द गॉड, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। टू चेक अवर पेशेंस, यानी हमारे धैर्य को देखने के लिए, यानी हमारे अंदर कितनी क्षमता है इस चीज़ को देखने के लिए भगवान हमको कष्ट देता है कि ये व्यक्ति इन कष्टों को देखकर कितना परेशान होगा, इन कष्टों को झेलकर कितना दुखी होगा या नहीं होगा, या इन कष्टों को झेलेगा। इस चीज़ को देखने के लिए क्या होता है? भगवान हमारे लिए क्या देता है? कष्ट देता है। इसलिए हमें उन कष्टों से क्या है? परेशान नहीं होना है। वी शुड, सो इसीलिए वी शुड हैव फेथ इन गॉड, इसलिए हमें भगवान में क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। एंड सैड टू सी द प्रॉब्लम्स, एंड सैड और दुखी नहीं होना चाहिए, टू सी देखकर, द प्रॉब्लम्स समस्याएं, और समस्याओं को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया किसका? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है। बहुत ही अच्छी पोएम है और इसे एक नए नाम से भी जाना जाता है जिसको हम सोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोनेट, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लोगे और लेमेंट वाले को देखो, प्लेलिस्ट में जाके देख लोगे। आप चाहते तो हम उसको भी यहाँ डिस्कस कर सकते थे, लेकिन इसको हम जब दोनों को डिस्कस करते तो बहुत ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि गागर में सागर, क्या है? गागर में सागर मतलब होता है कि थोड़े समय में ही आपको बहुत कुछ समझ लेना, यानी कि कम समय में बहुत कुछ समझ जाएं, समझना, यही हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए हम जो चीज़ याद करने की होती है वो तो आप याद कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो फिर भी हम आपको यहाँ पर एक हमने समझा दिया है सेंट्रल आइडिया, और दूसरे ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, है दूसरे वाला एलिमेंट है, इसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख लोगे, 2 बार वीडियो देखोगे, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, दूसरा अगला क्वेश्चन है इसका 8वां क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी 1 and 2 एग्जाम्पल। यानी ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा लिखो ऑफ एनी 1 of the following figures of speech। जो आपको निम्नलिखित अलंकार दिए हुए हैं उनमें से किसी एक की आपको परिभाषा लिखनी है और विद 2 एग्जाम्पल्स, और उसके 2 उदाहरण भी लिखिए।
तो देखो आपके सिलेबस में जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, यानी कि आपके सिलेबस में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, और देखो हमने उनकी 3 वीडियो बहुत अच्छी तरह से बनाई थी और वो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, जाके उनको आप देख सकते हो। और देखो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, यानी कि ये जो 8वां क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपके 4 मार्क्स आपको मिलने हैं, हर हालत में मिलने हैं। यानी कि ये हो सकता है कि जैसे कि आपने इसको याद किया, इसको याद किया, और मान लो इसकी जगह और अगला भी उसको भी याद किया, लेकिन उनमें से एग्जाम में नहीं आया तो क्या होगा? इसीलिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप कर तो दोगे उसको क्योंकि हमने आपको बनाना सिखा दिया, आप कैसे बना सकते हो सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन में से बनाना कर दो, वो हम आपको ट्रिक बता चुके हैं कि यदि आपको सेंट्रल आइडिया याद नहीं है और आपका एक्सप्लेनेशन वो आ जाता है तो क्या है, आप उसी को क्या बना सकते हो, उसको ही आप सेंट्रल बना सकते हो। सिर्फ उसमें इन दिस लाइन को इन दिस पोएम करना है आपको, जो उसमें दिया होता है कि इन दिस लाइन द पोएट टेल्स अस, बताता है ऐसा कुछ होता है, तो उसको क्या करोगे, उसको इन दिस पोएम करना है, बाकी उसको सेम लिख दोगे, आपका सेंट्रल आइडिया पूरा हो जाएगा। मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे क्योंकि जो कुछ उसमें हमने लिखवाया है वो उसी प्रकार से लिखवाया है, ठीक है ना। इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तो ये आना ही आना है, जरूर आना है। इसीलिए आपको कम से कम 3 फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही बढ़िया तरह से और उनके 2-2 एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया तरह से याद करने हैं। 2-2-3 बार उनको लिख के देख लो, अच्छी तरह से याद कर लो, स्पेलिंग कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपको ये 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिलें, तभी तो आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि आपने सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा लिखा, लेकिन फिर भी उसमें 1-2 नंबर शॉर्ट कर लेगा आपके, वो है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन करिए जिसमें नंबर शॉर्ट ना हो। तो ये 4 मार्क्स का है। अगर आपने डेफिनेशन सही लिखी है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एग्जाम्पल दोनों बढ़िया लिखे हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 मार्क्स पूरे मिले नहीं मिले, इसलिए आपको इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से गौर करना है। तो देखो इसमें आपके कौन कौन से दिए हैं, इसमें सिमिली दिया है, पर्सोनिफिकेशन दिया है, ऑक्सीमोरन दिया है, 3 दिए हुए हैं। तो देखो हम तीनों को डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इस पर यहाँ पर आपको 2 को डिस्कस करेंगे। एक कहाँ देखो, एक इसको यानी कि जो हमने छोड़ दिया है इसको आप प्लेलिस्ट में जाके, और जो हमारी उसके फिगर्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक उसमें होगी, वीडियोस होगी, उसको जाके देख सकते हो। और जो जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उनको तो सब कुछ मिल चुका होगा, यानी कि हर चीज़ के नोट्स मिल चुके होंगे, तो वो नोट्स में जाके पढ़ सकते हैं उसको। और आपने भी वीडियो में से इनको लिख लिया होगा, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं हम इस बात को कहते थे कि वीडियो को देखकर आप इनको अपने नोट्स बना लें स्वयं के, और उसमें वीडियो को मैं रोक कर उसको वीडियो को और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लिखने के नोट्स बना लें, जिससे कि एग्ज़ाम में अब वीडियो कहाँ ढूंढोगे उनको, तो इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अब भी कर सकते हैं, यानी कि वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके उसको, और जितने भी आगे सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, यानी 7 भी जो हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से साफ साफ स्पेलिंग सहित बढ़िया देख के उनको लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में जब आए तो जल्दी जल्दी आप उसको पढ़ के चले जाएं, ठीक है ना। तो देखिए हम कौन कौन सा डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसमें पर्सोनिफिकेशन और आपका सिमिली को, और इसको आप कहाँ जाके देख लोगे, वहाँ जाके, क्योंकि अगर हम इसको तीनों को डिफाइन करते तो बोर्ड पर भी नहीं आता और फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा है पर्सोनिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं मानविकरण अलंकार, ठीक है। डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन यानी कि पर्सोनिफिकेशन मानविक अलंकार में क्या होता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और जो आपके भाववाचक जो विचार होते हैं, आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स, उनको सजीव की तरह प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो निर्जीव वस्तु होती हैं, जो विचार होते हैं, उनको क्या मान लिया जाता है, उनको सजीव मान लिया जाता है। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको, और इसमें हमें कोई ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो सिर्फ क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, साफ साफ लिखनी है, और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, लव इज ब्लाइंड, यानी कि प्यार कैसा है, अंधा है। तो प्यार की कोई आंखें होती हैं, सो अंधा होगा, इसलिए क्या है, ये निर्जीव को क्या मान लिया, सजीव मान लिया। सजीव तो आदमी होता है ना,
अंधा आदमी हो सकता है। इस तरह से आप एक इसको याद कर लोगे। अगला है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी कि अनुभव ही जो क्या होता है वो सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो अनुभव कोई आदमी नहीं है तो उसको टीचर कैसे मान लेंगे, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लोगे। अगला है सिमिली। सिमिली काफ़ी बड़ा है और एग्जाम में भी अक्सर आ जाता है। बड़ा कुछ नहीं है, 2-3 बार ये बोल अच्छी तरह से पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 2 बार उस वीडियो को देख लेना, मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, ए सिमिली यानी किसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपमा बोलते हैं। तो ए सिमिली इज दैट फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी एक सिमिली वह अलंकार है इन विच 2 थिंग्स, जिसमें 2 वस्तुओं की ऑफ डिफरेंट, कैसी भिन्न भिन्न प्रकार की 2 वस्तुओं की कंपेयर तुलना की जाती है, एंड हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन, और उसमें एक पॉइंट कैसा होता है, एक बिंदु का समान होता है। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, और इस अलंकार में क्या होता है, वर्ड्स ऑफ सो एज लाइक आर यूज्ड, और इसमें सो एज लाइक को प्रयोग किया जाता है। यानी आप सो एज लाइक से पहचान सकते हैं क्या है, हमारा सिमिली है। लेकिन आपको पहचानना कहाँ है, अरे आपको तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जाम्पल लिखने हैं। इसलिए आपको अच्छी तरह से याद करना है और इसको लिख लिख के देखना है, ताकि एग्जाम में आप इसको बहुत अच्छी तरह से लिख सकें और आप अपने यानी कि 2+2 4 मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी कि जीवन क्या है, एक सपने की तरह है। माई लव, मेरा प्यार, इज माने है लाइक ए रेड रोज, कैसा है, लाल रोज की तरह है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद करने हैं, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, हमको ठीक है ना। तो क्या करोगे, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे ताकि आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आ सकें और एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, अनसॉल्व पेपर का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जा रही हैं उन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है फॉर एग्ज़ाम, यानी कि परीक्षा के लिए। बस यही उद्देश्य है। अनसॉल्व पेपर का कोई मतलब नहीं होता है सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। क्या नहीं पढ़ा आपने, ये पढ़ा नहीं है आपने, एलिमेंट हमने पढ़ा दिया, लेकिन दोबारा का मतलब क्या होता है कि आप एग्जाम के लिए कल प्रिपेयर हो जाइए, यानी परीक्षा अब आपकी आएंगी और बढ़िया तरह से तैयार हो जाइए। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है बढ़िया तरह से, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक ऐसे करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।